पुलिस स्टेशन की इमारत से बाहर आकर कमलकांत ने सिगरेट सुलगाई और अपनी बगल में गुमसुम चल रही नलिनी की ओर देखा। तुम चाहो तो अपनी जीप में मैं तुम्हें घर पहुंचा सकता हूँ, वो बोला। कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद पहुंच सकती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, कहकर कमलकांत तेजी से आगे बढ़ा। सुनो, कमलकांत ठिठक गया। क्या बात है? तुमने डिसूजा से झूठ क्यों बोला था? यही सवाल मैं खुद से भी पूछता रहा हूँ। अगर तुम समझते हो कि इसके बदले मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगी तो ये तुम्हारी भूल है। मैं ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं। एक वक्त था जब मैं ऐसी उम्मीद कर सकता था, लेकिन अब मुझे कतई परवाह नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, नलिनी सख्त लहजे में बोली। औरत की मेहरबानी हासिल करने के लिए ही मर्द उस पर मेहरबानी करता है। तुम्हारा वास्ता क्योंकि गलत किस्म के लोगों से पड़ा है, इसलिए ऐसा कह रही हो। उन गलत लोगों में तुम्हारा पति भी शामिल रहा होगा। नलिनी ने उसे कड़ी निगाहों से घूरा। उसे बीच में क्यों लाते हो? इसलिए कि उस आदमी के साथ तुम्हारा रिश्ता होने की वजह से ही ये सारा फसाद हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ है। ना तो मुझे पता है और ना ही मैं पता करना चाहती हूँ। अपने पति में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं, मैं बस उससे तलाक लेना चाहती हूँ। तब तो तुम्हें उसके बारे में डिसूज़ा को बता देना चाहिए था, क्योंकि तलाक हासिल करने के दौरान तो तुम्हारी उससे रिश्तेदारी का प्रचार होगा ही। फिर छिपाने से क्या फ़ायदा? मैं अपने मामलों को अपने ढंग से निपटाना चाहती हूँ, नलिनी ने सपाट स्वर में कहा और आगे बढ़ गई। मुश्किल से 10 कदम जाने के बाद वो रुकी और जब कमलकांत उसके पास पहुंचा वो बोली, मुझे अपनी जीप में घर पहुंचाने का तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं गया है? नहीं, कड़वाहट भरे स्वर में कमलकांत बोला। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन इसका कोई और मतलब मत निकालना और ना ही मेरे मामलों में दखल देने की कोशिश करना। कमलकांत कुछ नहीं बोला। तुम्हारी जीप कहाँ है? पास में ही है। जीप की ओर जाते वक्त वे वेलकम रेस्टोरेंट के सामने से गुजरे तो दरवाजे में खड़ी रोज़ी ने कमलकांत को देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, लेकिन नलिनी पर निगाह पड़ते ही उसके चेहरे पर अरुचिपूर्ण भाव उत्पन्न हो गए। ये लड़की कौन है? नई आई है? इसका नाम रोज़ी है। 2.5 साल से इस रेस्टोरेंट की मालिक है और बहुत अच्छी लड़की है। वो अच्छाई सिर्फ तुम्हारे लिए रिजर्व होगी, शायद इसलिए मुझे नज़र नहीं आई। तुमने देखने की कोशिश ही नहीं की। वे जीप के पास पहुंच गए थे। जीप में सवार होकर टापुओं की ओर रवाना हो गए। कमलकांत खामोशी से जीप ड्राइव करता रहा और नलिनी चुपचाप बैठी विंडशील्ड को घूरती रही। कमलकांत एक औरत के रूप में उसकी निकटता को महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि नलिनी उससे सटकर बैठे, उसके कंधे पर अपना सर रख ले, लेकिन नलिनी थी कि उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। जीप मेन रोड से उतरकर चौथे टापू तक जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई। घर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रोक दो, मैं पैदल चली जाऊंगी। कमलकांत ने जीप रोक दी। नलिनी नीचे उतर गई। एक बात पूछूं? बताओ कि क्या? तुम अपने पति से इतना ज़्यादा क्यों डरती हो? नलिनी की बड़ी बड़ी काली आंखों में डर स्पष्ट झलकने लगा। तुम इस मामले से दूर ही रहो। अब मैं इससे दूर नहीं रह सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं भी इसमें फंस चुका हूँ। कैसे? डिसूजा को जिन 2 व्यक्तियों पर बास्को की हत्या करने का शक है, उनमें से एक मैं हूँ। बास्को की हत्या मैंने नहीं की, नलिनी ने फिर कहा। पल भर रुकने के बाद बोली, और ना ही तुमने की थी। फिर किसने की थी? मैं नहीं जानती, नलिनी ने कहा और पलट कर तेजी से घर की ओर दौड़ गई। कमलकांत को वो साफ झूठ बोलती प्रतीत हुई थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा वो नलिनी को जाती देखता रहा। नलिनी से 15-20 गज आगे झाड़ियों में से एक आदमी प्रकट हुआ। कमलकांत ने पहचाना वो डिमेलो था। उसने नलिनी को रोका और जीप की दिशा में अपनी बंदूक हिलाते हुए कुछ कहा। नलिनी ने सर हिला दिया। फिर वे दोनों मकान की ओर बढ़ गए। कमलकांत ने अपनी जीप वापस घुमाई और शहर की ओर ड्राइव करने लगा। वो सोच रहा था, क्या नलिनी सचमुच बास्को के हत्यारे को जानती थी? मान लो वो जानती थी और डिसूजा को उसके बारे में बता भी देती, तब भी उसकी वर्तमान स्थिति में कोई खास फर्क तो पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि डिसूजा उससे बदला लेने की खातिर खार खाए बैठा था और उसने तब तक नलिनी का पीछा नहीं छोड़ना था जब तक कि वह उसकी वैसी गत नहीं बना देगा जैसा कि बनाना चाहता था।
शहर पहुंचकर कमलकांत को साइड में जीप रोक देनी पड़ी। सामने से चर्च से स्त्री पुरुषों की भीड़ निकलकर बाहर आ रही थी। अचानक उसकी निगाह गोमेश और उसकी पत्नी मारिया पर पड़ी। देखने में अच्छा खासा नजर आने और वकालत से खासा पैसा पीट रहा होने के बावजूद गोमेश जोरू का गुलाम टाइप आदमी था। इसके विपरीत मारिया छोटे कद, भारी जिस्म और तीखे नक्श वाली दबंग किस्म की औरत थी। वो स्थानीय सोशल वर्कर के रूप में खासी शोहरत हासिल कर चुकी थी और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल में भी उसकी अच्छी घुसपैठ थी और आम अफवाह थी कि अगले चुनाव में इस क्षेत्र से पार्टी उसे ही अपना उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेगी। वे दोनों जीप की तरफ आ रहे थे। कमलकांत गोमेश से अकेले में कुछ बातें करना चाहता था। उसने मारिया को दो औरतों के पास रुककर बातें करते देखा तो गोमेश को आवाज़ लगा दी। गोमेश ने जीप की तरफ देखा। कमलकांत ने हाथ हिलाकर उसे आने का संकेत कर दिया। गोमेश ने बातचीत में व्यस्त अपनी पत्नी पर निगाह डाली, फिर लंबे लंबे डग मारता हुआ जीप के पास आ पहुंचा। मैं तुमसे नलिनी पिंटो के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, कमलकांत बगैर कोई भूमिका बांधे बोला। गोमेश ने एक बार अपनी पत्नी की दिशा में देखा और फिर सक पकाता सा बोला, अभी? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ 4 साल पहले जब नलिनी ने तुम्हारे ऑफिस में चोरी की थी तो तुमने उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? उसने सेफ से सिर्फ अपनी चीज़ें निकाली थी, गोमेश हिचकिचाता सा बोला। मेरी किसी चीज़ को उसने हाथ तक भी नहीं लगाया था। फिर भला ऐसे में रिपोर्ट लिखाने की क्या तुक थी? जब नलिनी तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी तुम्हारे और उसके बीच वाकई आशनाई थी। गोमेश हंसा, लेकिन उसकी हंसी में खोखलापन जाहिर था। आशनाई जैसी कभी कोई बात नहीं थी। अलबत्ता मैं उसे मन ही मन प्यार ज़रूर करता था। उस जैसी खूबसूरत लड़की को रोज़ ऑफिस के एकांत में अपने आसपास पाकर मैं उसकी ओर आकर्षित हुए बगैर रह भी कैसे सकता था? तुम्हारा मतलब है उस दौरान उसने तुम्हें कभी प्रोत्साहन नहीं दिया? हाँ, एक दिन जब मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख सका तो मैंने उसे चूमने की कोशिश की। उसने ना तो प्रतिरोध किया और ना ही बुरा माना। बड़े ही सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उसने इस तरह मेरी ओर देखा था मानो मेरी हालत पे उसे तरस आ रहा था। उस दिन के बाद मेरे प्रति उसके व्यवहार में और भी हमदर्दी आ गई। मैं हर वक्त उसके ख्यालों में गुम रहता था, लेकिन दोबारा कभी वैसी हरकत करने की हिम्मत मैं अपने में नहीं जुटा सका। नलिनी की निकटता में सुखद रोमांचक समय गुजारने के बाद जब मैं रात में मारिया के पास घर लौटता था तो मुझे खुद पर इतनी खीज आती थी कि अपने बाल नोच डालने को जी चाहता था। मारिया से रोज़ रोज़ कहासुनी होती थी। एक रोज़ मेरी इतनी ज़्यादा मति मारी गई, मैंने मारिया से साफ साफ कह दिया कि वो मोटी भैंस की तरह नज़र आती थी। अगर वो तलाक ले ले या मर जाए तो मैं नलिनी पिंटो से शादी कर लूँगा। मारिया आपे से बाहर हो गई थी। उसने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया और मुझे धमकी दी कि वो अपने भाई से नलिनी को शहर से निकलवा कर ही चैन से बैठेगी। मारिया के ज़िद्दी और फसादी स्वभाव से बखूबी वाकिफ़ होने की वजह से मैं जानता था वो ज़रूर ऐसा कर गुजरेगी। इसलिए मैंने अगले दिन नलिनी को इस बारे में बता दिया और वो उसी रात शहर छोड़कर चली गई। और नलिनी शहर से जा रही थी, इस बात की जानकारी किस किस को थी? मेजर पिंटो के अलावा मैं भी जानता था, क्योंकि जाने से पहले नलिनी ने मुझे फ़ोन किया था। उस वक्त मारिया भी घर में मौजूद थी और वो बार बार मुझसे पूछती रही कि मैंने किससे फ़ोन पर बातें की थी। मैं जानता था असलियत जानने के बाद मारिया ने उसे जाने से रोकने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी थी। इसलिए मैं करीब 2 घंटे तक टालता रहा। फिर उसे बताया कि नलिनी शहर छोड़कर जा चुकी थी। मारिया गुस्से से पागल हो गई और जब उसका और कोई बस नहीं चला तो उसने मुझ पर गोली चला दी। लेकिन उसकी तुम पर गोली चलाने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। उस वक्त तो वजह खुद मेरी समझ में भी नहीं आई थी, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ। मारिया नलिनी को सरेआम इतना ज़्यादा जलील करना चाहती थी कि उसके अपने दिल की भड़ास निकल जाए और ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई का सामना न कर पाने की वजह से नलिनी भी शहर से चली जाए। क्योंकि मारिया को नलिनी की बेइज्जती करने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसका गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया था और अपने दिल का गुबार निकालने के लिए उसने मुझ पर गोली चला दी थी। लानत है, ऐसी जंगली औरत के साथ मैंने तो एक पल भी नहीं ठहरना था। गोमेश के चेहरे पर बेचारगी के भाव पैदा हो गए। अगर तुम मारिया जैसी बीवी के पति
और रॉबिन डिसूजा जैसे आदमी के बहनों ही होते ना, तो अपनी बीवी के साथ रहने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। गोमेश के स्वर में निराशा का गहन पुट महसूस करते हुए कमलकांत ने पूछा, तुम अब भी नलिनी से उतना ही प्यार करते हो? गोमेश बुरी तरह चौंका। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच कह रहे हो ना? खुदा बाप की कसम, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो फिर परसों नलिनी से मिलने उसके घर क्यों गए थे? गोमेश का चेहरा अचानक राख की भांति सफ़ेद पड़ गया। उसने फौरन उस दिशा में गर्दन घुमाई जिधर खड़ी मारिया अभी तक उन्हीं दोनों औरतों से बातें कर रही थी। फिर वो तनिक निश्चिततापूर्वक कमलकांत की ओर पलटा। तुम्हारे अलावा इस बारे में और कौन कौन जानता है? पता नहीं। अगर डिसूजा या मारिया को कभी पता। ओह, दरअसल मैं नलिनी को खबरदार करना चाहता था कि वो भूल कर भी मारिया के आड़े आने की कोशिश ना करे। गोमेश ने जिस ढंग से बात बदली थी, कमलकांत का शंकित होना स्वाभाविक ही था। तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, मेरी समझ में नहीं आता तुम वकालत में कामयाब कैसे हो गए हो। तुम्हें तो झूठ बोलने का आर्ट जरा भी नहीं आता। अचानक गोमेश ने उसकी बाह पकड़ ली और याचनापूर्वक उसकी ओर देखा। हाँ हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने सुना है आजकल नलिनी से तुम्हारे ताल्लुकात हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी खातिर उससे एक बात पूछकर मुझे बता दो। तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं, मैं उससे नहीं मिल सकता, गोमेश कांपती सी आवाज़ में बोला। जब से वो वापस लौटी है, मारिया और डिसूजा मुझ पर बराबर नज़र रखते हैं। गोमेश सच बोलता प्रतीत हुआ। क्या पूछना है? जिस रात वो शहर छोड़कर गई थी, उसने मेरी सेफ से अपनी कुछ चीज़ें निकालनी थी। मैं जानना चाहता हूँ अपनी चीज़ों के अलावा वो कुछ और तो नहीं ले गई थी? कुछ और क्या? कागजात वगैरह? कैसे कागजात? गोमेश का चेहरा पुनः सफ़ेद पड़ गया और उसके माथे पर पसीना झलकने लगा। तुम बस इतना ही पूछ लेना, वो कांपते हाथों से पसीना पहुँचता हुआ फंसी सी आवाज़ में बोला। अगर वो ले गई होगी तो समझ जाएगी और बता देगी। गोमेश! तभी मारिया ने हाँक लगाई। गोमेश ने परे हटने की कोशिश की, लेकिन कमलकांत ने तेजी से आगे झुककर उसकी पैंट में हाथ घुसेड़कर बेल्ट मजबूती से पकड़ी और उसे वापस खींच लिया। इस स्थिति में हालांकि उसकी उंगलियां दर्द कर रही थीं, उसने परवाह नहीं की। कैसे कागजात थे? मारिया लगातार जोर जोर से आवाज़ लगा रही थी। मैं तुम्हें तब तक रोके रखूँगा जब तक तुम्हारी बीवी नहीं आ जाती, कमलकांत ने ठोस स्वर में चेतावनी दी। फिर उसे बता दूंगा कि मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम परसों नलिनी पिंटो से मिलने क्यों गए थे। और गोमेश को आगे पीछे हिलाया। बताओ, कैसे कागजात थे? करीब 20 साल पुराने थे, जिन दिनों बम्बई में पूरी तरह नशाबंदी थी। मारिया गुस्से में पांव पटकती हुई जीप की ओर आ रही थी। साफ साफ बताओ, उन कागजातों में क्या था? शमशेर राणा, मैंने उन दिनों वकालत शुरू की ही थी कि। गोमेश! मारी अपने पति के पीछे आकर गुर्राए। क्या तुम बहरे हो गए हो जो मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी? सुनी थी डार्लिंग, मैं सिर्फ वो दरअसल, गोमेश रुआसी आवाज़ में बोला। कमलकांत ने उसे छोड़ दिया। मारिया ने खा जाने वाले भाव से कमलकांत को घूरा, फिर एक तरह से अपने पति को धकेलती हुई उधर ले गई जहां उनकी कार खड़ी थी। गोमेश नंबरी हरामजादा था, कमलकांत ने सोचा। साफ जाहिर था कि 4 साल पहले उसके द्वारा नलिनी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की असली वजह उसका नलिनी से लगाव कतई नहीं था। इसकी इकलौती वजह वो कागजात थे जिन्होंने उसके अपने लिए कोई बड़ा भारी मुसीबत खड़ी कर देनी थी और जिनके बारे में वो विश्वासपूर्वक जानता भी नहीं था कि उन्हें उसकी सेफ से ले जाने वाली नलिनी ही थी या कोई और था। इस सूरत में खुद को बचाए रखने के लिए नलिनी के खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन था। लेकिन 20 साल पुराने और बम्बई में पूर्णतः मद निषेध के दौरान के उन कागजातों में आखिर ऐसा क्या था कि गोवा में मौजूद गोमेश इतने अरसे बाद भी किसी बड़ी भारी मुसीबत में पड़ सकता था? कमलकांत ने अपनी वर्कशॉप की ओर जीप ड्राइव करते हुए सोचा। अगर अपनी वकालत के शुरुआती दिनों में उसने गोवा से बम्बई में शराब की स्मगलिंग करने वालों के केस भी लड़े होंगे, तब भी इतने लंबे अरसे बाद उन तमाम बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता था। पहली बात तो ऐसा करना उसके पेशे का एक हिस्सा था।
दूसरे इस अरसे में शमशेर राणा मामूली पेशेवर अपराधी से बम्बई के अपराधी जगत का बेताज बादशाह बन चुकने के बाद देश से भी भाग चुका था। उसकी बादशाहत अब कोई दर्जन भर ऐसे छोटे छोटे ग्रोहों में बंट चुकी थी कि असली ग्रोह का नामो निशान भी बाकी नहीं रह गया था। कमलकांत के दिमाग में एक विचार उभरा और वो विचार इतना महत्वपूर्ण था कि वो उसे संयोग मानने के लिए तैयार नहीं था। शमशेर राणा के असली गिरोह के एक हिस्से का सरगना आज भी नलिनी का पति यानी भास्कर राव बना हुआ था, जो शमशेर राणा के मुल्क छोड़ने से पहले उसका दायां हाथ हुआ करता था। कमलकांत को अपने मुंह में बड़ी तेज कड़वाहट सी खुलती महसूस हुई। अब उसे पक्के तौर पर यकीन हो गया कि नलिनी ने ज़रूर गोमेश की सेफ से वो कागजात चुराए थे और फिर किसी तरह उन कागजात के दम पर भास्कर राव को ब्लैकमेल करके शादी के लिए तैयार कर लिया था। कमलकांत का नलिनी के प्रति उसके मन में छुपा सहानुभूति का भाव एकाएक पूरी तरह खत्म हो गया था। नलिनी इस काबिल थी कि अगर भास्कर राव उसे वापस ले जाना चाहता था तो बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बम्बई ले जाए। अपनी मक्कारी के बलबूते पर नलिनी ने भास्कर राव के पैसे से जो ऐश की थी, अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। कमलकांत ने नफरत से मुंह सुकोड़ते हुए सड़क पर थूक दिया, लेकिन मुंह में घुली कड़वाहट उसी तरह बनी रही। कमलकांत अपनी वर्कशॉप में पहुंचा। जॉन ने सुबह सही वक्त पर वर्कशॉप खोल ली थी और अब अपने दोनों साथियों से काम में लगा हुआ था। कमलकांत के हाथों पर निगाह पड़ते ही वो लपकता हुआ उसके पास आया। आपके हाथों में क्या हुआ बॉस? कमलकांत ने अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद उसे संक्षेप में बता दिया, लेकिन ना तो उसने नलिनी का कोई जिक्र किया और ना ही पीटर की हत्या के बारे में कुछ बताया। आपको कोई दवाई लगानी चाहिए बॉस, और 2-4 दिन काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिक्र मत करो जॉन, लोहे से खेलते खेलते ये हाथ भी लोहा हो गए हैं। तुम चलो, मैं भी कपड़े बदल कर आ रहा हूँ। जॉन ने तारीफी निगाहों से उसे देखा और सुबह से की गई सेल वगैरह का हिसाब देकर पुनः अपने काम में जा लगा। कमलकांत ने अपने कपड़े उतार कर डांगरी पहन ली। वह ऑफिस से निकला और शेड में जाकर जॉन सहित तीनों मैकेनिकों के काम का मुआयना किया। अंत में संतुष्ट होकर वह उस कार के पास पहुंचा जिसके इंजन की कंप्लीट ओवरहॉलिंग होनी थी। इंजन कल ही खोला जा चुका था। कमलकांत उसके सामान को चेक करके उन तमाम पुर्जों की लिस्ट बनाने लगा जो बदले जाने थे। उसका मन काम में नहीं लगा, फिर भी वो करता रहा। लगभग 1 बजे वापस अपने ऑफिस में लौटा। उसने इस उम्मीद से पुलिस स्टेशन पर फ़ोन किया कि डिसूज़ा अब तक तफ्तीश से लौट आया होगा। डिसूज़ा लौट आया था। संबंध स्थापित हो जाने के बाद अपना परिचय देते हुए कमलकांत ने पूछा, क्या रहा इंस्पेक्टर? कुछ खास नहीं। डिसूज़ा का थका सा स्वर लाइन पर उभरा। बदबूदार दलदल की घुटन भरी गर्मी में कुछ खास किया भी नहीं जा सकता। हालांकि गनीमत थी कि पीटर की लाश दलदल के उस हिस्से में नहीं पाई गई जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और गंदा है, लेकिन मच्छर उन दोनों जगहों में फ़र्क को नहीं समझते। पीटर की लाश कहाँ मिली? तुम्हारी वर्कशॉप से करीब आधा मील दूर, पूरब में पीटर की ही किश्ती में। कमलकांत को अपने दिल की धड़कन रुकती सी महसूस हुई। लेकिन तुम्हारे लिए फिक्र करने जैसी कोई बात नहीं है। पीटर की लाश का मुआयना करने के बाद मौत का जो अनुमानित समय निर्धारित किया गया है, पिछली रात तकरीबन उसी वक्त का है जब तुम मेरे ऑफिस में थे। कमलकांत ने गहरी राहत की सांस ली। पीटर की मृत्यु कैसे हुई? ये भी तुम्हारे हक में अच्छी बात है। पीटर को घूसों से नहीं बल्कि किसी भारी डंडे से पीट पीट कर मार डाला गया था। उसका भेजा खोपड़ी से बाहर निकला पड़ा था। अच्छा, हथियारों का कुछ पता चला? नहीं। अब तुम मेहरबानी करके सुनो। टूरिस्ट कैंपिंग पार्क में बतौर टूरिस्ट अमरजीत नामक एक आदमी काली वैन से ही ठहरा हुआ है। कमलकांत जल्दी से बोला, मैं चाहता हूँ तुम उसे चेक करो। वो खुद को फ्रीलांसर जर्नलिस्ट बताता है, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने उसे या उसकी फ़ोटो को पहले भी देखा है और उसका जर्नलिज्म से ज़रा भी निष्ठा नहीं है। मैंने उसे चेक तो नहीं किया, लेकिन देखा ज़रूर है। वो निहायत बातूनी किस्म का फालतू आदमी मालूम पड़ता है। बास्को की हत्या से 1 दिन पहले वो बास्को के साथ था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उन दोनों ने पीटर से उसकी मोटर बोट किराए पर हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन पीटर ने साफ इनकार कर दिया था और अब वो मर चुका है। जानकारी के लिए शुक्रिया। मैं अमरजीत को चेक करूँगा। डिसूज़ा करहाता हुआ सा बोला। वैसे अब तक की तफ्तीश से मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि पीटर की हत्या करने वाला कोई मछुआरा ही था,
क्योंकि पीटर की हत्या रात 10 से 11 बजे के बीच की है और उस वक्त कम से कम कोई शहरी आदमी तो दलदल में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। कमलकांत को डिसूजा की राय से सहमत होना पड़ा। रात की बात तो दरकिनार रही, दिन की रोशनी में भी बगैर किसी कुशल गाइड की मदद के कोई शहरी दलदल की ओर रुख करने का हौसला नहीं कर सकता था। इससे भी बड़ी बात थी कि मछुआरे किसी भी शहरी पर एतबार नहीं करते थे, क्योंकि मछलियों के तमाम व्यापारी और दलाल शहरी थे और वे न जाने कब से मछुआरों का आर्थिक शोषण करते चले आ रहे थे। मछुआरों को इस असलियत से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद अपनी अशिक्षा और साधनहीनता के कारण शोषण कराने के लिए विवश थे। जान पर खेल कर दिन रात मेहनत करने के बाद भी उनका बाल बाल कंज से बिंधा रहता था। इसलिए अंदर ही अंदर शहरियों के लिए उनके दिल में नफरत की आग जला करती थी। इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये नामुमकिन लगता था कि रात के वक्त और दलदली इलाके में पीटर ने किसी शहरी को इतना अपने नज़दीक आने दिया होगा कि वो उसकी खोपड़ी चकनाचूर कर सके। लेकिन पीटर शरीफ और झंझटों से दूर रहने वाला आदमी था। उसका भाई जॉनी तमाम मछुआरों का मुखिया है और मछुआरे पीटर की भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि किसी मछुआरे ने क्यों पीटर को मार डाला। कमलकांत ने आशंका व्यक्त करते हुए पूछा। मैं जानता हूँ जॉनी मछुआरा तुम्हें अपना दोस्त मानता है, इसलिए तुम तमाम मछुआरों की वकालत कर रहे हो। डिसूजा तीव्र स्वर में बोला। अब मेहरबानी करके रिसीवर रख दो, तुमसे बात करने के लिए मुझे खाना बीच में छोड़ना पड़ा है। कमलकांत ने निराश मन से रिसीवर यथास्थान रख दिया। तभी जॉन भीतर दाखिल हुआ। जॉनी मछुआरा अपने 3 साथियों के साथ आपसे मिलने आया है बॉस। कमलकांत अपने ऑफिस से निकलकर पीछे बने घाट पर पहुंचा। घाट पर एक किश्ती बंधी थी। 3 मछुआरे उसके पास सतर्कतापूर्वक सीधे तने खड़े थे। जॉनी उन सबसे अलग खड़ा था। कमलकांत मुस्कुराता हुआ उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। जॉनी कठोरतापूर्वक उसे घूर रहा था। मुझे बेहद अफसोस है जॉनी कि पीटर। इन बातों से अब कोई फ़ायदा नहीं। जॉनी उसकी बात काटता हुआ तेज स्वर में बोला। हमें पीटर का हत्यारा चाहिए। तुम जानते हो उसकी हत्या किसने की? जॉनी के एक साथी ने कोंकणी में कुछ कहा तो कमलकांत असमंजसतापूर्वक उसकी ओर देखने लगा। वह कोंकणी भाषा नहीं जानता था। शहरी आदमी ने, जॉनी ने कहा। लेकिन पीटर की हत्या रात में दलदली इलाके में हुई थी, जहाँ कोई शहरी आदमी दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। कमलकांत विचारपूर्वक बोला। दूसरे रात के वक्त पीटर ने किसी भी शहरी आदमी को अपने इतने करीब नहीं आने देना था कि वो आदमी उसकी हत्या कर डालता। जॉनी की आंखें खौफनाक ढंग से चमक रही थी। एक आदमी को पीटर ने अपने करीब आने दिया था। किसी? जिस पर वो पूरी तरह भरोसा करता था। कौन था वो आदमी? था नहीं, है। जॉनी एक एक शब्द पर जोर देता हुआ गुर्राया। वो आदमी तुम हो। कल रात पीटर तुमसे मिलने आया था। ये झूठ है। पीटर झूठ नहीं बोलता था। वो अपनी बीवी को बताकर आया था कि वो तुमसे मिलने जा रहा था। कमलकांत इस पर बुरी तरह चौंका कि एकदम से कोई ठोस सफाई नहीं दे सका। पीटर का हत्यारा तुम्हारे मछुआरों में से कोई है, वो बोला। नहीं, पीटर का ना तो कोई दुश्मन था और ना ही हम मछुआरे इस तरह अपनी दुश्मनी निकालते हैं। जॉनी से बहस करना बेकार था। कमलकांत का हालांकि अब से पहले इस तरफ ध्यान नहीं गया था, लेकिन उन मछुआरों के अपने कायदे कानून से वो भली भांति परिचित था। अगर पीटर की हत्या किसी मछुआरे ने की होती तो ये बात सिर्फ उनकी बिरादरी तक ही सीमित रहनी थी। किसी बाहरी आदमी को इसकी गंध भी नहीं मिलनी थी। इंस्पेक्टर डिसूजा को इस बारे में हरगिज़ भी सूचित नहीं किया जाता, क्योंकि हत्यारा लाख कोशिश करने के बाद भी खुद को छुपाकर नहीं रख सकता था। मछुआरों के निजी कायदे कानून अटल थे। हत्यारे को अपने परिवार में भी पनाह नहीं मिलती थी। पीटर के हत्यारे के हाथ पांव बांधकर उसे जॉनी और बिरादरी के सम्मुख पंचायत में पेश किया जाता। हत्यारे को सजा देने से पहले उसके शेष परिवार को बिरादरी से निकाल दिया जाता। फिर फौरन फैसला सुना दिया जाता था। खून का बदला खून। हत्यारे की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे दलदल के सबसे ज़्यादा खतरनाक हिस्से की तरफ भेज दिया जाता। फिर पीटर के पिता, बेटे, भाई वगैरह में जो भी समर्थ होता, उसने हत्यारे का पीछा करके अपने छुरे से उसका काम तमाम कर डालना था और हत्यारे की लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाया जाता
कि वो कभी बरामद नहीं की जा सकती थी। इन तमाम बातों के याद आते ही कमलकांत की आत्मा तक कांप गई। पीटर के हत्यारे के रूप में मछुआरों के इंसाफ के मुताबिक उसका भी यही अंजाम होना था। मैंने मैंने पीटर की हत्या नहीं की। तुम मेरे दोस्त हो जॉनी, तुम जानते हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पीटर तुमसे मिलने आया और वो मार डाला गया। जॉनी नफरत भरे स्वर में बोला। बास्को पीटर से मिलने आया था। अब बास्को भी मारा जा चुका है और पीटर भी। तुमने बास्को मारा था, इसलिए तुम्ही ने पीटर को मारा है। मैंने मैंने बास्को की हत्या नहीं की। कमलकांत धैर्यपूर्वक बोला। इंस्पेक्टर डिसूजा को भी मेरी बेगुनाही का पूरा यकीन है, वरना इस वक्त मैं यहाँ ना होकर जेल में होता। जॉनी के माथे पर बल पड़ गए। वो अपने तीनों साथियों की ओर मुड़ गया और वो चारों कोंकणी में बातें करने लगे। अंत में जॉनी कमलकांत की ओर मुड़ा। हम दावे से कह सकते हैं पीटर की हत्या शहरी आदमी ने की थी और उसकी हत्या की वजह वही थी जो बास्को की हत्या की थी। अगर तुम दोस्त हो तो पता लगाओ कि वो वजह क्या थी। कमलकांत ने थोड़ी राहत महसूस की। मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन कोशिश तभी की जा सकती है जब तुम मुझे वो सब कुछ बता दोगे जो इस बारे में जानते हो। जॉनी ने जो कुछ बताया उससे जाहिर था कि उसे खुद भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और यही वजह थी कि वो कमलकांत को हत्या का दोषी ठहरा रहा था। उसके कथनानुसार पिछली शाम करीब 6 बजे पीटर अपनी बीवी से ये कहकर अपने झोपड़े से चला था कि वो किसी बेहद ज़रूरी काम से कमलकांत से मिलने जा रहा है। क्या ज़रूरी काम था, इस बात की कतई कोई जानकारी जॉनी को नहीं थी। लेकिन जब पीटर सुबह तक भी वापस नहीं लौटा तो जॉनी को उसे ढूंढने जाना पड़ा। पीटर अपनी किश्ती में मरा हुआ पड़ा मिला। उसकी किश्ती दलदली इलाके के पास झाड़ झंकालों में फंसी हुई थी। जॉनी को सिर्फ इतनी ही जानकारी थी। कमलकांत को मानना पड़ा कि जॉनी का वो दावा कि पीटर की हत्या किसी शहरी आदमी ने की थी बिल्कुल सही थी। अगर जॉनी को मामूली भी शक होता कि पीटर की हत्या किसी मछुआरे ने की थी तो उसने हत्या की सूचना इंस्पेक्टर डिसूजा को नहीं देनी थी। उसने अपने ढंग से छानबीन करके हत्यारे को पकड़ना था और अब तक अपने कानून के मुताबिक उसे सज़ा भी दे डालनी थी। मछुआरों की बरादरी के अलावा कभी किसी को पता नहीं चलना था कि पीटर और उसका हत्यारा मर चुके थे। लेकिन पीटर ने यह तो नहीं कहा था कि मैं जानता था कि वो मुझसे मिलने आ रहा था। नहीं। कमलकांत ने कल दोपहर के बाद से करीब आधी रात तक अपनी गतिविधियों के बारे में संक्षेप में बताने के बाद पूछा। पीटर से बास्को और अमरजीत ने क्या बातें की थी? अमरजीत? हाँ, वही आदमी जो किराए पर मोटर बोट मांगने बास्को के साथ आया था। उनकी बातों के बारे में मैंने तुम्हें कल बता ही दिया था। वे दोनों पीटर से कहाँ मिले थे? शहर में। तुम्हारा कभी बास्को से वास्ता पड़ा था? जॉनी के चेहरे पर ऐसे भाव उत्पन्न हो गए मानो वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक बार उससे काजू की कच्ची शराब की कुछ बोतलें खरीदी थी। मेरा ख्याल था कि जो आदमी खुद शराब खींचता है वो सस्ती और अच्छी चीज़ ही देगा, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। उसने इतनी महंगी और गंदी शराब दी थी, मैंने उसी दिन से कच्ची शराब पीनी छोड़ दी, फैनी पीने लगा। ये कब की बात है? कई साल हो गए। बास्को और डिमेलो फौजी के मकान के पास ही दारू खींचते थे। उधर आमतौर से कोई जाता नहीं था, इसलिए उनका सिलसिला आसानी से चलता रहता था। मेजर को इसकी जानकारी थी? पता नहीं। बास्को और डिमेलो को कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा? डिमेलो को तो नहीं, लेकिन बास्को को एक बार ज़रूर पकड़ा था। कच्ची शराब खींचने के जुर्म में? नहीं, वो अपनी टैक्सी में शराब ले जाकर सप्लाई भी किया करता था। 4-5 साल पहले आबकारी वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। कितनी सजा हुई थी उसे? 1 दिन की भी नहीं। इंस्पेक्टर डिसूजा का बहनोई वकील है, उसने बास्को को साफ बचा लिया था। जॉनी अपनी याददाश्त पर जोर डालता हुआ बोला। बास्को उस गिरोह में भी शामिल था जो करीब 20 साल पहले टापुओं पर से बम्बई शराब ले जाने का धंधा करता था। उन दिनों बम्बई में कड़ी नशाबंदी थी और गोवा से बड़ी भारी मात्रा में हर किस्म की शराब स्मगलिंग करके वहाँ पहुँचाई जाती थी। कमलकांत कुछ देर खामोश खड़ा देखता रहा, फिर उसने पूछा, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो जॉनी? उस आदमी का पता लगाओ जिसने मेरे छोटे भाई की हत्या की थी। बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। जॉनी अपनी पीठ में बंधे छुरे की मूठ पर हाथ फिराता हुआ हिंसक स्वर में बोला। ये बहुत तेज है, चीर डालेगा उस हरामजादे को।
कानून को अपने हाथ में लेने की गलती मत करना जॉनी, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। नामुमकिन। जॉनी दलदल की ओर देखता हुआ बोला। वहाँ मुझे कोई नहीं पकड़ सकेगा। फिर अपने साथियों से नाव खोलने के लिए कहने के बाद कड़ी निगाहों से कमलकांत को घूरा। तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन पीटर मेरा भाई था। उसके साथ मेरा खून का रिश्ता था। इसलिए अगर डिसूजा ने तुम्हें गुनहगार साबित कर दिया तो याद रखना, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। उसने पुनः अपने छुरे की मुठ पर हाथ फिराया। मैं सीधा ऊपर भेज दूंगा। और अपने साथियों सहित किश्ती में सवार होकर चला गया। कमलकांत तब तक खड़ा किश्ती को ताकता रहा जब तक कि वो आंखों से ओझल ना हो गई। फिर वो अपने ऑफिस में आ बैठा। बास्को की हत्या से शुरू हुआ ये सिलसिला डबल मर्डर मिस्ट्री बन चुका था और वो खुद इसमें फंसता चला जा रहा था। काफ़ी देर तक विभिन्न पहलुओं से सोचने के बाद भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अंत में उसने यशवंत राव ठाकरे की मदद लेने का निश्चय किया। यशवंत राव बम्बई हेडक्वार्टर्स में रिकॉर्ड सेक्शन का इंचार्ज था और पुलिस की नौकरी के दौरान उसका अच्छा दोस्त रह चुका था। उसने बम्बई के लिए अर्जेंट ट्रक कॉल बुक करा दी। आशा के विपरीत मुश्किल से आधा घंटा बाद ही ट्रंक कॉल मिल गई। यशवंत राव से कुछ देर औपचारिक बातें करने और संक्षेप में अपने बारे में बताने के बाद कमलकांत ने अमरजीत का बारीकी से हुलिया बताना शुरू किया और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भेजने के लिए कह दिया। कमलकांत ने अपेक्षाकृत निश्चिंतता अनुभव की कि वह शेड में जाकर पुनः अपने काम में लग गया। करीब 1.5 घंटे बाद काम खत्म करके जब वो ऑफिस में लौटा, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। उसने रिसीवर उठा लिया। कमलकांत, इंस्पेक्टर डिसूजा का स्वर लाइन पर उभरा। मैंने समरजीत से बातें की थी। उससे सीधा पीटर के मोटरबोट किराए लेने के बारे में पूछा था और उसने साफ इनकार कर दिया। कमलकांत ने बेसब्री से पूछा। नहीं, उसने कबूल किया है। अमरजीत के कथनानुसार जोसेफ के बार में उसकी मुलाकात बास्को से हुई थी। अमरजीत बातूनी आदमी है और बास्को, जैसा कि तुम जानते हो, ठलुआ किस्म का आदमी था। दोनों में गपशप शुरू हो गई। वो मोटर बोट्स के बारे में बातचीत करने लगे। बातों ही बातों में अमरजीत ने कहा अगर मुनासिब दामों पर मिल सके तो वो 10-12 दिनों के लिए एक मोटर बोट किराए पर लेना चाहता था। बास्को ने सलाह दी कि सस्ते किराए पर मोटर बोट किसी मछुआरे से भी हासिल की जा सकती थी। लेकिन क्या बास्को नहीं जानता था कि मछुआरों को अपनी मोटर बोट जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है? पहली बात तो उनमें से कोई मोटर बोट देने के लिए तैयार ही नहीं होता, और अगर तैयार होता भी तो बतौर किराया करीब करीब इतनी रकम की मांग करता जितना कि उसकी मोटर बोट की कीमत होती। बास्को ज़रूर इस बात को जानता होगा। मैंने अमरजीत की कहानी पर यकीन कर लिया। बास्को की खसलत से वाकिफ़ होने की वजह से मेरा अनुमान है कि अमरजीत को किराए पर मोटर बोट दिलाने के एवज में वो कमीशन लेना चाहता होगा। जाहिर है, किराए की रकम जितनी मोटी होगी उतना ही ज़्यादा कमीशन बनेगा। खैर, वो अमरजीत को पीटर के पास ले गया। जब पीटर ने किसी भी कीमत पर मोटर बोट देने से इनकार कर दिया, अमरजीत ने मोटर बोट हासिल करने का विचार ही त्याग दिया और बात ख़त्म हो गई। तुम्हें इस कहानी पर यकीन है इंस्पेक्टर? यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन अमरजीत पेशेवर जर्नलिस्ट है, बतौर टूरिस्ट यहाँ आया हुआ है। डिसूजा निर्णायक स्वर में बोला, और मैं बिना किसी ठोस वजह के किसी टूरिस्ट को परेशान नहीं कर सकता। और उसने फ़ोन रख दिया। कमलकांत ने रिसीवर रख कर सिगरेट सुलगा ली। वो अमरजीत के प्रति आरंभ से ही संदिग्ध था, लेकिन अभी तक क्योंकि उसे तस्वीर ही साफ नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए ये जानना नामुमकिन था कि अमरजीत इस तस्वीर में कहाँ फिट बैठ रहा था। वह देर तक बैठा सोचता रहा, लेकिन लाख सोचने के बाद भी इस सिलसिले का सर पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था। शायद 7 बजे वर्कशॉप बंद करते वक्त उसे बड़ी जोर से भूख लगी। तब उसे याद आया कि आज दिन में लंच भी नहीं कर लिया था। वो जीप में सवार होकर शहर की ओर ड्राइव करने लगा। अपने फ्लैट के नीचे जीप पार्क करने के बाद वो सीधा वेलकम रेस्टोरेंट पहुंचा। रोज़ी वहीं मौजूद थी। उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ कमलकांत का स्वागत किया, लेकिन अन्य ग्राहकों की मौजूदगी के वजह से वो उसके साथ कुछ बातचीत नहीं कर सकी। कमलकांत ने इत्मीनान से खाना खाया। जब वो बिल चुकाने के बाद रेस्टोरेंट से निकल रहा था कि अमरजीत भीतर दाखिल हुआ। वाह, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आओ एक कॉफ़ी हो जाए। नो थैंक यू, मैं खाने के बाद कॉफ़ी नहीं पीता। और दरवाजे की ओर बढ़ा। कमलकांत उससे परे हट गया। अमरजीत ने उसकी बाँह पकड़ ली। इंस्पेक्टर डिसूजा मेरे पास आया था।
वो बोला। और मैं समझता हूँ इस बारे के लिए मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने एक जिम्मेदार शहरी का फ़र्ज़ अंजाम दिया है और मुझे तुम जैसे आदमी पसंद है। वो मुस्कुराया और कमलकांत का हाथ पकड़कर जोर से दबाया। फिर कमलकांत के चेहरे पर पीड़ित भाव लक्ष्य करके क्षमा याचना पूर्वक बोला, हो सॉरी सॉरी, तुम्हारे हाथों में चोट लगी हुई है। हाँ, और तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम थी। तुम बहुत गर्म मिजाज आदमी हो, जबकि मैं अपने काम से ही मतलब रखता हूँ। किसी दूसरे के काम में दिलचस्पी नहीं लेता, इसलिए नहीं चाहता कि कोई मुझ में दिलचस्पी ले। अमरजीत ने उसके दर्द करते हाथ पर निगाह डाली। तुम दूसरों की फिक्र छोड़कर अपने हाथों की फिक्र करो। बड़ी फुर्ती से हाथ चलाते हो, इसलिए इन्हें सही हालत में रखा करो। अच्छा, फिर मिलेंगे। और वो रोज़ी के सामने पहुंचकर बोला, रोस्टेड चिकन मिलेगा बीबी? ज़रूर, लेकिन 15 मिनट लग जाएंगे। बस 15 मिनट? मैं तुम्हारे लिए 15 दिन भी इंतज़ार कर सकता हूँ। अमरजीत आशिकाना अंदाज में बोला। रोज़ी पुनः मुस्कुरा दी। कमलकांत रेस्टोरेंट से बाहर निकला और अपने फ्लैट की ओर चल दिया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अमरजीत को रेस्टोरेंट में कम से कम आधा घंटा ज़रूर लगना था और कमलकांत इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाने का निश्चय कर चुका था। टूरिस्ट कैंपिंग पार्क ज़्यादा दूर नहीं था। वहां पहुंचकर कमलकांत ने सावधानीवश पहले रेस्टोरेंट की ओर देखा, फिर लापरवाही से चलता हुआ पार्क में दाखिल हो गया। पार्क में सन्नाटा था। वहाँ 3 वैन और 5 कारें खड़ी थीं। उनके काफ़ी फासले पर 4 छोटे छोटे सफारी टेंट लगे हुए थे, लेकिन उनमें किसी की मौजूदगी का आभास कमलकांत को नहीं मिला। अनुमान था इन टेंटों और वाहनों के मालिक डिनर वगैरह के लिए गए हुए लगते थे। कमलकांत स्वयं को साय में रखता हुआ सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ा। अमरजीत की वैन पहचानने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो अन्य वाहनों से तनिक फासले पर इलेक्ट्रिक पोल के पास खड़ी थी। वो वैन के पीछे पहुंचा। आशा अनुसार वैन का पिछला दरवाज़ा लॉक्ड मिला, लेकिन वो कुशल मैकेनिक था। पेशेवर मैकेनिक बनने के बाद से वो हमेशा अपने पास चाबियों का एक गुच्छा रखता था, जिससे प्रत्येक प्रकार के वाहनों के दरवाज़ों का लॉक खुल सकता था। उसने दरवाजे का ताला खोला, सावधानीवश दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई, फिर दरवाज़ा खोलकर वैन में दाखिल हो गया। वैन के फर्श पर बैठकर उसने दरवाज़ा पुनः बंद कर लिया। बंद खिड़कियों के शीशों पर पर्दे लगे थे। कमलकांत ने एक खिड़की का पर्दा खिसका दिया। पास ही मौजूद इलेक्ट्रिक पोल पर लगे बल्ब का पर्याप्त प्रकाश भीतर आने लगा। सीमित स्थान की इंच इंच जगह को इस ढंग से इस्तेमाल किया गया था कि एक आदमी के लिए आवश्यक घर जैसी प्रत्येक प्रकार की सुविधा वहाँ उपलब्ध थी। कमलकांत को निराशा सी हुई। वहाँ मौजूद हर एक चीज़ का बारीकी से मुआयना करने के बाद वो फर्श पर बने बिस्तर की बगल से गुजरता हुआ ड्राइविंग कैबिन को अलग करने वाले पार्टीशन के साथ सटे ऊपर नीचे रखे 2 सूटकेसों के पास पहुंचा। दोनों सूटकेस लॉक्ड थे। उसके चाबियों के गुच्छे में अलग अलग ढंग से मुड़े पतले मजबूत तार के कई टुकड़े भी मौजूद थे। उसने बारी बारी से उन टुकड़ों को ऊपरले सूटकेस के ताले में ट्राई किया। तार से ताला खुल गया। दूसरा ताला भी खोलकर उसने सूटकेस का ढक्कन ऊपर उठाया। उसमें पहनने के कपड़ों और रोज़मर्रा की ज़रूरत की अन्य चीज़ों के अलावा प्लास्टिक की काली जिल चढ़ी एड्रेसेस लिखने वाली एक डायरी और थी। उसने डायरी निकाल कर खोली, लेकिन उसे पढ़ने लायक वक्त उसके पास नहीं था, इसलिए वापस रख दी और सूटकेस को बंद करके पुनः लॉक किया। फिर उसे उतार कर नीचे रख दिया। नीचे सूटकेस के ताले को खोलने में भी कोई खास दिक्कत नहीं हुई। उसने सूटकेस का ढक्कन ऊपर उठाया। उसमें भी पहनने के कपड़े ही नजर आ रहे थे। कमलकांत ने बड़ी एहतियात के साथ उन्हें बाहर निकाले बगैर टटोलना शुरू किया। अलग अलग रंग के वे 7 सफारी सूट थे और उन सब की जेबें खाली प्रतीत होती थीं। सबसे निचले सूट की जेब टटोलते कमलकांत का माथा ठनका। उस सूट के नीचे उसे किसी भारी कठोर वस्तु के रखे होने का आभास मिला। उसने फौरन नीचे हाथ घुसेड़ दिया और वो कठोर वस्तु, जिसे वो स्पर्श मात्र से ही पहचान गया था, बाहर निकाली। पॉलीथीन के मोटे लिफाफे में बंद वो 45 बोर की भारी रिवॉल्वर थी। उसकी हालत बता रही थी कि उसे हाल ही में अच्छी तरह साफ किया गया था। कमलकांत ने उत्सुकतावश तमाम सूट बाहर निकाल लिए। इस प्रयत्न में सबसे निचली पैंट उसके हाथ से छूटी और उसकी तह खुल गई, लेकिन उसने परवाह नहीं की, क्योंकि सूटकेस के पैदे में उसे एक और चीज़ भी दिखाई दे गई थी। उसने सारे सूट फर्श पर बिछे बिस्तर पर रख दिए। सूटकेस में रखी वो चीज़ एक 45 बोर के कारतूसों का डब्बा था।
उसने रिवॉल्वर और कारतूसों का डब्बा यथास्थान रख दिए। सूट वापस सूटकेस में रखने से पहले उसने अलग गिरी पैंट उठाई ताकि उसे ठीक से तह कर दे। वो सब